हेलो स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप रोज़ाना पढ़ाई का समय निकाल रहे होंगे। आज हम जॉन मिल्टन के वर्क्स की क्या विशेषताएं हैं पढ़ेंगे और उन खासियतों की वजह से उनके कंटेम्प्ररी या बाद के राइटर्स ने क्या कहा स्टडी करेंगे। मिल्टन को अपने समय का सबसे महानतम पोएट माना जाता है। कुछ उन्हें नहीं भी मानते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आज के वीडियो से एग्ज़ाम्स में कई क्वेश्चंस बनेंगे। मेरे वीडियो में पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। आपको कोई और वीडियो या बुक को इस टॉपिक से रिलेटेड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं। जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को शेक्सपियर के बाद में सबसे महानतम पोएट माना जाता है। जॉन मिल्टन को रेनेसा और रिफॉर्मेशन का चाइल्ड माना जाता है। रेनेसा और रिफॉर्मेशन का चाइल्ड इस वजह से माना जाता है क्योंकि जॉन मिल्टन के वर्क्स में हमें रेनेसा और रिफॉर्मेशन के एलिमेंट्स मिलते हैं। रेनेसा का मतलब है पुनर्जागरण, रीबर्थ। रेनेसा एक मूवमेंट थी जो 16वीं सेंचुरी में इटली में शुरू हुई और बाद में पूरे यूरोप में फैल गई। इस दौरान यूरोप में बहुत डेवलपमेंट हुआ। रेनेसा के दौरान क्लासिकल राइटर्स ग्रीक और रोमन्स को पढ़ा गया। रेनेसा के दौरान म्यूज़िक, ब्यूटी, आर्ट, मानवता पर बल दिया गया। मिल्टन के वर्क्स को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मिल्टन भी अपने वर्क्स में मानवता की बात करते हैं। मिल्टन हिमसेल्फ वॉज द लवर ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट। अब देखते हैं रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन एक मूवमेंट थी रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ। मिल्टन कैथोलिक चर्च में विश्वास नहीं करते थे। वो विचारों से प्यूरिटन थे। प्यूरिटन ऐसे लोग थे जो नैतिकता पर बल देते थे और भोग विलास को गलत मानते थे। मिल्टन ने 1641 में ऐसे लिखा था ऑफ रिफॉर्मेशन, जिसमें वो अपनी नाराज़गी रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति जाहिर करते हैं। मिल्टन के वर्क्स जैसे पैराडाइज लॉस्ट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी और दूसरे वर्क्स को पढ़ेंगे तो हमें रिफॉर्मेशन के एलिमेंट मिलेंगे। इस वजह से मिल्टन को रिफॉर्मेशन और रेनेसा का चाइल्ड कहा जाता है। जॉन मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन भी कहा जाता है। एलिजाबेथन एज शुरू हुई थी 1558 में और 1603 में ख़त्म हुई थी। इस समय मिल्टन का जन्म भी नहीं हुआ था। मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन कहा जाता है क्योंकि मिल्टन की पोएट्री में एलिजाबेथन ट्रेडिशन मिलता है, स्टाइल मिलता है। एलिजाबेथन एज में सोनेट, एलेजीज लिखी गई थी। मिल्टन ने भी सोनेट, एलेजी लिखी। एलिजाबेथन पोएट्स अपने वर्क्स में म्यूज़िक, एडवेंचर, पैट्रियटिज्म की बात करते हैं। मिल्टन के वर्क्स को हम पढ़ेंगे तो हमें उसमें म्यूज़िक मिलेगा, पैट्रियटिज्म, एडवेंचर मिलेगा। मिल्टन ने कई वर्क्स लिखे, लेकिन मिल्टन को जाना जाता है अपने बेहतरीन एपिक्स के लिए, महाकाव्यों के लिए। मिल्टन का एपिक वर्क पैराडाइज लॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। मिल्टन ने क्लासिकल ट्रेजेडीज सैमसन अगेनिस्टीज लिखी, ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। पेस्टोरल एलेजी लिसिडस लिखी और दूसरे वर्क्स को लिखे, ये सब मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। मिल्टन ने प्रोज में भी बहुत लिखा, जिसमें से एक मेन एस्से है अरियोपेजिटिका। इस एस्से में मिल्टन फ्रीडम ऑफ स्पीच की वकालत करते हैं। इनकी पोएट्री में हमें कुछ खासियतें मिलती हैं। कंसीपिक्वस, टीजीटी में वर्ड्स दिए आते हैं और उनका मीनिंग पूछा जाता है। हमें समझ में नहीं आता ये वर्ड कहाँ से लिए गए, जबकि ये वर्ड जो होते हैं ये प्लेज या फिर जो वर्क्स होते हैं उन्हीं में से अधिकतर लिए जाते हैं। तो कंसीपिक्वस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब है जिसे आसानी से नोटिस किया जा सके या फिर कह सकते हैं खास। मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड स्टाइल से मतलब है भव्य स्टाइल। मिल्टन के एपिक वर्क पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ेंगे तो मिल्टन का जो स्टाइल है वो बहुत ही भव्य, शानदार है। जब मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है सबलाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से एक वर्ड और बनता है जो मिल्टन के लिए यूज़ करा जाता है, सब्लिमिटी। सबलाइम एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हाई क्वालिटी की कोई चीज़, ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी दैट मेक्स यू एडमायर समथिंग वेरी मच। और इसी से वर्ड बना है सब्लिमिटी, भव्यता, नाउन है। सब्लिमिटी मिल्टन के वर्क्स की एक डिस्टिंक्ट खास क्वालिटी है। मिल्टन ने जो अपने बेहतरीन वर्क्स हैं उन्हें ब्लैंक वर्स में लिखा था। मिल्टन प्रदान करते हैं ग्रेस, डिग्निटी टू द ब्लैंक वर्स। द यूज़ ऑफ एपिक सिमलीज, सिमलीज का हमें मतलब पता है, सिमलीज में कंपैरिजन करा जाता है लाइक एज सो से। मिल्टन ने जो सिमली यूज़ करी हैं अपने वर्क्स में उन्हें हम एपिक सिमली या
एक्सटेंडेड सिम्बली और होमरिक सिम्बली भी कहते हैं। होमरिक सिम्बली ग्रीक ऑथर होमर के नाम पर कहते हैं, जो 8th सेंचुरी BC में थे। होमर ने अपने वर्क्स इलियाड और ओडिसी में एपिक सिम्बली का यूज़ करा था। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है और उसमें एपिक सिम्बली को और भी बेहतरीन तरीके से लिखा है। एपिक सिम्बली को हम एक्सटेंडेड सिम्बली, होमरिक सिम्बली भी कहते हैं। एपिक सिम्बली कई लाइंस की होती हैं, जिनका उपयोग एपिक पोएट्री, महाकाव्यों में डेकोरेशन के लिए होता है। एपिक सिम्बली में लाइक, एज, सो से कंपैरिजन कई लाइंस में होता है और इस वजह से ड्राइडन ने मिल्टन को कहा था द पोएट ऑफ द सबलाइम। ड्राइडन मिल्टन के बारे में कहते हैं, मिल्टन वॉज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथन एज के पोएट थे, जिनको जाना जाता है एपिक पोएम फेरी क्वीन के लिए। इस स्लाइड में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और कुछ दिनों बाद जब इसे दोबारा सुनेंगे तो टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। इसी वजह से मैथ्यू आर्नोल्ड ने मिल्टन के स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा है। ये पूछा गया है ग्रैंड स्टाइल किसने कहा है और किसके लिए कहा गया है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने मिल्टन की तारीफ में बहुत कुछ लिखा है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे आप ध्यान रख सकते हो। इन द श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ हिज रिदम एंड डिक्शन। मिल्टन की फ्लॉलेस, त्रुटिहीन रिदम और डिक्शन शैली की बात करें तो वो उतना ही एडमायरेबल है जितना कि वर्जल और डांटे, ये रोमन पोएट्स हैं दोनों, और इस मामले में मिल्टन यूनिक है हम सब में। इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी पोएट में ये क्वालिटी, खासियत नहीं है जो कि मिल्टन की ये एक डिस्टिंक्शन क्वालिटी है। मैथ्यू आर्नोल्ड शेक्सपियर और जॉन मिल्टन का कंपैरिजन कहते हैं। वो कहते हैं शेक्सपियर डिवाइनली स्ट्रांग है, रिच है, अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर हम परफेक्ट स्टाइल की बात करें शेक्सपियर में भी ये क्वालिटी नहीं है। मिल्टन शुरुआत से लेकर आखिर तक पैराडाइज लॉस्ट में अपनी डिक्शन, शैली और रिदम की वजह से एक महान आर्टिस्ट है, ग्रेट स्टाइल की वजह से। आप इस कोटेशन को ध्यान रख सकते हो कुछ कीवर्ड्स की वजह से। यहाँ पे वो पहले कंपेयर करते हैं मिल्टन का वर्जिल और डांटे से, बाद में कंपेयर करते हैं मिल्टन का शेक्सपियर से। मिल्टन का स्टाइल बहुत ही शानदार है, लेकिन इसकी कई कमियां भी हैं इस वजह से। एलुजन्स एंड वोकेबलरी। एलुजन मीन्स होता है संकेत, इशारा। आप किसी वर्क को पढ़ते हो, वो संकेत करे किसी जगह के लिए, किसी व्यक्ति के लिए या फिर किसी मिथ के बारे में बताए, तो उसे हम एलुजन कहते हैं। ऑब्स्क्योर एडजेक्टिव है, अप्रसिद्ध या नॉट नोन टू मैनी पीपल। आर्काइक एडजेक्टिव है, वेरी ओल्ड फैशन्ड, नो लॉन्गर यूज्ड, जो पुराना हो चुका है वो आर्काइक कहलाता है। मिल्टन को जाना जाता है ग्रैंड स्टाइल के लिए। मिल्टन के वर्क्स में हमें एलुजन्स, रेफरेंसेस मिलेंगे जो मिल्टन के वर्क्स को बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन कई बार ये मिल्टन के वर्क को ऑब्स्क्योर और आर्काइक, पुराना भी बना देते हैं। हमें समझ में नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्टी होगी समझने में। मिल्टन ने एलुजन का यूज़ कंपैरिजन और हमारी समझ बढ़ाने के लिए किया है। अगर हमें समझ में आ जाती है लाइन तो अच्छी लगती है, लेकिन कई बार जब समझ में नहीं आती तो बहुत दिक्कत भी होती है। इस वजह से मिल्टन को क्रिटिसाइज भी करा जाता है। जब मिल्टन कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें वो डबल नेगेटिव का यूज़ करते हैं। डबल नेगेटिव से मतलब है कि वो नेवर नॉट एक ही सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कई बार कन्फ्यूज़न होता है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। मिल्टन ने अपने वर्क्स में बहुत ज़्यादा लैटिन लैंग्वेज का यूज़ करा है और हमें काफ़ी लैटिनेट कंस्ट्रक्शंस मिलेगा। मिल्टन कोई भी सेंटेंस सिंपल तरीके से नहीं लिखते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मिल्टन बोल्ड मेटाफर्स, कॉम्प्लिकेटेड मेटाफर का यूज़ करते हैं और प्रॉपर नाउन का भी बहुत यूज़ करते हैं। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आप इन प्रॉपर नाउन को समझ जाओगे, वरना बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। मिल्टन को जाना जाता है अपनी ब्लैंक वर्स के लिए। ब्लैंक वर्स को मिल्टन से पहले भी यूज़ करा गया था, लेकिन मिल्टन ने ब्लैंक वर्स को और भी बेहतरीन बनाया और उनका यूज़ करा नॉन ड्रामेटिक एक्सप्रेशन के लिए। नॉन ड्रामेटिक एक्सप्रेशन से मतलब है कि जो मिल्टन से पहले के राइटर्स थे वो खास जो वर्क होते थे उन्हें ब्लैंक वर्स में लिखते थे, लेकिन मिल्टन ने सिंपल से सिंपल चीज़ों को भी ब्लैंक वर्स में एक्सप्रेस करा है। मिल्टन ने राइम वर्स को रिजेक्ट करा और ब्लैंक वर्स में बाद में लिखना शुरू करा। मिल्टन राइम वर्स को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं राइम वर्स के बारे में द इन्वेंशन ऑफ अ बार्बरस एज। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है द इन्वेंशन ऑफ बार्बरस एज किसके बारे में कहा गया है और किसने कहा है। मिल्टन के लिखने का स्टाइल बहुत ही बेहतरीन था, इस वजह से मिल्टन ने जो वर्स लिखी उन्हें हम मिल्टोनिक वर्स भी कहते हैं।
मिल्टॉनिक एपिक भी कहते हैं या फिर मिल्टॉनिक ब्लैंक वर्स भी कहते हैं। ब्लैंक वर्स और राइम वर्स के बारे में मैं लिटरेरी टर्म्स में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आपको इतना क्लियर कर देता हूं कि आपको आगे की चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। ब्लैंक वर्स की शुरुआत 16th सेंचुरी में इटली में हुई थी। इंग्लिश में सबसे पहले ब्लैंक वर्स का यूज़ हेनरी हावर्ड ने किया था। ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। ब्लैंक वर्स अनराइम्ड होती हैं। जिस मीटर में लिखा जाता है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। ब्लैंक वर्स में कोई लाइन लिखी हुई है, उसमें 5 आयम्बिक फुट बनेंगे। 1 2 3 4 5। एक आयम्बिक फुट में 2 सिलेबल होते हैं, पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड। इसका एग्जाम्पल है जैसे बिलोंग, बिलोंग। बी पे हम जोर नहीं दे रहे, ये अनस्ट्रेस्ड है, और लॉन्ग ये स्ट्रेस्ड है। अवे, ये अनस्ट्रेस्ड है और वे ये स्ट्रेस्ड है। अब देखते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स को ओपन वर्स भी कहते हैं और राइम वर्स भी कहते हैं। फ्री वर्स भी अनराइम्ड होती हैं ब्लैंक वर्स की तरह। स्टेंजा में जो लाइन होती हैं उनके जो आखिरी वर्ड होता है वो राइम नहीं करते एक दूसरे से, जैसे नेम सेम, और ये अनमेट्रिकल होती हैं। यही मेन डिफरेंस है ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स का। ब्लैंक वर्स में मीटर होता है आयम्बिक पेंटामीटर, और फ्री वर्स अनमेट्रिकल होती हैं। इस वजह से जो फ्री वर्स में लाइन होती हैं वो कई बार आपको बहुत छोटी भी मिल सकती हैं और बहुत बड़ी भी मिल सकती हैं। ब्लैंक वर्स में जो वर्क लिखे गए हैं उनमें पैराडाइज लॉस्ट विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रेल्यूड लिखा था और टिंटर ने भी। फ्री वर्स की बात करें तो अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमन ने एक वॉल्यूम लिखा था लीव्स ऑफ ग्रास। इसमें जो पोएम्स हैं वो फ्री वर्स में लिखी गई हैं। मिल्टन के जो मेन वर्क है पैराडाइज लॉस्ट वो ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। ये अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर है, ब्लैंक वर्स का दूसरा नाम भी है। जो मिल्टन ने ब्लैंक वर्स यूज़ करी है उसकी एक खासियत है कि उन्होंने इसे ड्रामा में यूज़ नहीं करा, जैसे शेक्सपियर ने ड्रामा में ब्लैंक वर्स का यूज़ करा था। मिल्टन ने ब्लैंक वर्स में एंजाइमेंट का यूज़ करा है। एंजाइमेंट से मतलब है द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज, जब सेंटेंस कंटिन्यू रहता है बिना रुके। मिल्टन ने ब्लैंक वर्स को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है, लेकिन इसके अलावा हमें उसमें कुछ लूजनेस भी मिलती है, और यही मिल्टन की ब्लैंक वर्स की खासियत है। इस वजह से टेनिसन ने मिल्टन के लिए कहा था द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। टेनिसन मिल्टन को इंग्लैंड का गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस कहते हैं क्योंकि मिल्टन के वर्क्स में हमें म्यूजिक मिलता है। एडिसन कहते हैं मिल्टन के लिए आर लैंग्वेज संक अंडर हिम, हमारे लिखने की लैंग्वेज जॉन मिल्टन की लैंग्वेज के सामने कमज़ोर पड़ जाती है। सोनेट, मिल्टन ने 24 सोनेट्स लिखे थे, जिसमें से मिल्टन ने 19 इंग्लिश में लिखे थे और 5 लैटिन में। सोनेट एक प्रकार की 14 लाइन की पोएम होती है जिसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। मिल्टन ने सोनेट्स को लव के बारे में नहीं लिखा है। मिल्टन ने सोनेट्स पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के बारे में लिखे हैं। मिल्टन के सोनेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो पेट्राकन सोनेट से मिलता है। पेट्राकन सोनेट्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ऑक्टेव और सस्टेट में। जो 8 लाइन है उनकी राइमिंग स्कीम ए बी बी ए, और जो लास्ट की 6 लाइन है सेस्टेट, उनकी राइमिंग स्कीम सी डी है। मिल्टन के सोनेट पेट्राकन सोनेट से इस चीज़ में अलग है कि पेट्राकन सोनेट में सेपरेशन होता है ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में, जबकि मिल्टॉनिक सोनेट में ये सेपरेशन क्लियर नहीं होता। एज एन एग्जाम्पल हम मिल्टन के एक सोनेट की बात करते हैं। ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, मिल्टन ने ये सोनेट अपने 31st बर्थडे के बारे में लिखा है और वो डिस्कस करते हैं अपनी बढ़ती हुई उम्र के प्रभाव का। इम्प्लीकेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है। इम्प्लीकेशन का मतलब है भविष्य में पड़ने वाला प्रभाव, द इफेक्ट दैट समथिंग विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर। लॉफ्टी कॉन्सेप्शन ऑफ पोएट्स वोकेशन, वोकेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है। हिंदी में इसका मतलब है अपने लिए उपयुक्त प्रतीत होने वाला व्यवसाय या जीवन बिताने का ढंग। वोकेशन नाउन है, अ टाइप ऑफ वर्क और अ वे ऑफ लाइफ दैट यू बिलीव टू बी स्पेशली सूटेबल फॉर यू, व्यवसाय जो आपके लिए सूटेबल हो। जो पोएट का वोकेशन प्रोफेशन है उसके प्रति मिल्टन के बहुत ही ऊंचे विचार थे। मिल्टन कहते हैं द एबिलिटीज ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली बेस्टोड। जो पोएट की जो एबिलिटीज योग्यताएं हैं वो भगवान की दी हुई गिफ्ट हैं। मिल्टन के अनुसार पोएट की लाइफ एक ट्रू पोएम की तरह है और इस वजह से एक पोएट को प्योर और चेस्ट लाइफ जीनी चाहिए। मिल्टन विचारों से प्यूरिटन थे, वो प्योर और चेस्ट लाइफ की बात करते हैं और इसी वजह से मिल्टन ने लॉफ्टी थीम्स को ग्रैंड मैनर में लिखा है।
मिल्टन के वर्क्स बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं, क्योंकि वो मानते थे कि पोएट का जो वोकेशन है, व्यवसाय है, वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का है, क्योंकि ये गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है। जॉन ड्राइडन जॉन मिल्टन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जॉन ड्राइडन ने जब पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा तो ड्राइडन कहते हैं ही कट्स अस ऑल आउट एंड द एशियन टू। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इन्होंने जॉन मिल्टन के वर्क्स को क्रिटिसाइज करा है, तारीफ भी करी इन्होंने कहीं कहीं। डॉक्टर जॉनसन मिल्टन की विचारधारा से सहमत नहीं थे, मिल्टन विचारों से प्यूरिटन थे, इस वजह से जॉनसन मिल्टन के प्रति थोड़ा बायस्ड हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लाइव्स ऑफ द पोएट्स लिखी थी 1779 और 81 के बीच में, जिसमें इन्होंने 52 पोएट्स की बायोग्राफी लिखी है। इसमें से एक है लाइफ ऑफ मिल्टन। लाइफ ऑफ मिल्टन के नाम से कई राइटर्स ने वर्क लिखे हैं। डॉक्टर जॉनसन मिल्टन के बारे में कहते हैं कि जो कॉमस मिल्टन ने वर्क लिखा है वो टीडियस, थका हुआ है। मिल्टन की लिसिडस के बारे में डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि इसकी जो डिक्शन शैली है वो हार्श है, द राइम्स अनसर्टेन एंड नंबर्स अनप्लीजिंग। हालांकि डॉक्टर जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट की तारीफ करी है। वो कहते हैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, आ पोएम विच विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन मे क्लेम द फर्स्ट प्लेस। जिस तरीके से इसका डिज़ाइन करा गया है ये एक ऊंचा स्थान रखती है, एंड विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आती है जितने भी प्रोडक्शंस हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे वो होमर के वर्क्स को रखते हैं, जो कि ग्रीक 8th सेंचुरी पोएट थे। यहाँ पे एक वर्ड आया टीडियस, एडजेक्टिव है ये, बोरिंग एंड लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप केवल बोरिंग से ध्यान रखिएगा, उबाऊ। विलियम ब्लेक जाने माने पोएट थे, उन्होंने एडमंड स्पेंसर को मिल्टन का प्रीकर्सर माना है। प्रीकर्सर मीन्स होता है अ पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर समबडी। प्रीकर्सर कह सकते हैं प्रेडेसर, पहले आने वाली चीज या व्यक्ति। विलियम ब्लेक कहते हैं कि वो स्वयं मिल्टन के पोएटिकल सन है। तो एडमंड स्पेंसर को वो मिल्टन का प्रीकर्सर मानते हैं और स्वयं को वो मिल्टन का पोएटिकल सन मानते हैं। विलियम ब्लेक ने एक पोएम लिखी थी मिल्टन। इसके हीरो जॉन मिल्टन है, जो हेवन में रहते हैं और बाद में ब्लेक से मिलते हैं। जॉन मिल्टन और विलियम ब्लेक मिलकर एक मिस्टिकल जर्नी साथ में करते हैं। एग्जाम्स में पूछा गया है हु हैज़ रिटन द पोएम मिल्टन। विलियम ब्लेक ने एक बुक लिखी थी द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। इस बुक में वो अपने क्रांतिकारी विचार एक्सप्रेस करते हैं। विलियम ब्लेक ने मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल 1790-1793 के बीच लिखी थी, जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी और पूरे यूरोप में एक नई विचारधारा जन्म ले रही थी। आगे का कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम ब्लेक क्लेम करते हैं कि जॉन मिल्टन एक ट्रू पोएट हैं और कहते हैं कि जॉन मिल्टन की जो एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट है, द रीजन मिल्टन रोट इन फेटर्स व्हेन ही रोट ऑफ एंजल्स एंड गॉड। जब मिल्टन एंजल और गॉड के बारे में लिखते हैं तो मिल्टन बेड़ियों, फेटर्स में बंधे हुए होते हैं, एंड एट लिबर्टी, और आज़ाद होते हैं, व्हेन ही रोट ऑफ डेविल्स एंड हेल। और जब मिल्टन डेविल और हेल के बारे में लिखते हैं तो पूरी आज़ादी में लिखते हैं, बिकॉज ही वॉज अ ट्रू पोएट, क्योंकि वो एक ट्रू पोएट है, एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, और लगता है कि वो अनजाने में डेविल, शैतान की संगति पार्टी में है। विलियम ब्लेक क्लेम करते हैं कि मिल्टन ने जो सैटन के बारे में जिस भव्य तरीके से लिखा है, इससे सैटन ब्लेक का मसीहा है। जब आप पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ोगे तो जो सैटन की स्पीच हैं वो बहुत ही आपको प्रभावित करेंगे। इस वजह से कई राइटर्स सैटन को पैराडाइज लॉस्ट का हीरो मानते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया फेटर। फेटर मीन्स होता है जंजीरें, अ चेन और मैनेकल यूज टू रिस्ट्रेन अ प्रिजनर। प्रिजनर के पैरों में जो बेड़ियां बांध दी जाती थी ताकि वो भागे ना, उसे फेटर कहते हैं। विलियम हेली ने 1796 में बायोग्राफी लिखी थी जॉन मिल्टन की, और उसमें लिखा था द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोनेट लिखा था लंदन 1802। इसमें वो लिखते हैं मिल्टन दू शुड बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन तुम्हें इस समय जिंदा होना चाहिए था। वर्ड्सवर्थ कहते हैं द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकेम अ ट्रम्पेट। मिल्टन के हाथों में सोनेट एक ट्रम्पेट, तुरही, बाजे की तरह थे, जिनका उपयोग मिल्टन ने बहुत ही अच्छे तरीके से करा था। जॉन कीट्स कहते हैं मिल्टन वर्स कैन नॉट बी रिटन बट इन एन आर्टफुल और रादर आर्टिस्ट ह्यूमर। मिल्टन की वर्स को आर्टफुल तरीके से ही लिखा जा सकता है। एस.टी. कॉलेज ने यहाँ पर शेक्सपियर और जॉन मिल्टन का कंपैरिजन करा है। शेक्सपियर्स पोएट्री इज कैरेक्टरलेस। शेक्सपियर की आप पोएट्री को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि शेक्सपियर जो है वो अपने वर्क्स में अपनी बात कर रहे हैं।
इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल शेक्सपियर। शेक्सपियर सबकी बात करेंगे लेकिन कभी अपने बारे में नहीं लिखते। बट जॉन मिल्टन हिमसेल्फ इज इन एवरी लाइन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन जब हम पैराडाइज लॉस्ट या फिर दूसरे वर्क्स को पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जॉन मिल्टन कहीं ना कहीं अपने बारे में लिख रहे हैं। हमें जॉन मिल्टन के वर्क्स में इनडायरेक्टली ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। मिल्टन ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है। लिसिडस में मिल्टन अपने फ्रेंड किंग एडवर्ड की डेथ पर दुख व्यक्त करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन अपने अंधेपन के दुख के बारे में लिखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट में एडम और ईव की रिलेशनशिप के बारे में लिखा है। ऐसा लगता है मिल्टन अपनी पहली मैरिज की कड़वाहट के बारे में लिख रहे हैं। तो मिल्टन के वर्क्स में हमें इनडायरेक्टली ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। थॉमस ग्रे ने एक पोएम लिखी थी द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। यहाँ पे वो मिल्टन की बहुत तारीफ करते हैं। थॉमस ग्रे कहते हैं नॉट सेकंड ही दैट रोड सबलाइम। ही आया है मिल्टन के लिए कि मिल्टन शेक्सपियर से कोई कम नहीं था। दैट रोड सबलाइम जो नई ऊंचाई पे पहुंचा था। अपॉन द सेरिफ विंग्स ऑफ एस्टेसी। सेरिफ होता है डिवाइन विंग्स, देवीय पंखों पर। एस्टेसी मीन्स आनंद। देवीय पंखों से अनंत आनंद की ऊंचाई पर पहुंचा था। द सीक्रेट्स ऑफ द एबिस टू स्पाई। मिल्टन ने कल्पना के देवीय पंखों पर सवार होकर ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों को खोजा। एबिस टू स्पाई ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों को खोजा। ही पास द फ्लेमिंग बाउंड्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। मिल्टन ने फ्लेमिंग बाउंड्स ज्वलित सीमाओं को लांघा जो धरती और स्वर्ग को अलग करती हैं। द लिविंग थ्रोन सिंहासन। द सफायर ब्लेज ताकि वह नीलम की तरह सफायर ब्लेज चमचमाते ईश्वर के सिंहासन के दर्शन कर सके। वेयर एंजल्स ट्रेम्बल वाइल दे गेज। एंजल देवदूत जब भगवान की सेवा करते हैं और इस सिंहासन को देखते हैं तो वो भी कपकपा जाते हैं, ट्रेम्बल। ही सॉ। ही आया मिल्टन के लिए। मिल्टन ने चमचमाते हुए सिंहासन को देखा। बट ब्लास्टेड विद एक्सेस ऑफ लाइट हिज आईज इन एंडलेस नाइट। थॉमस ग्रे यहाँ पे कारण बतलाते हैं जॉन मिल्टन के अंधे होने का। स्वर्ग में ईश्वर के सिंहासन से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी, मिल्टन ने उसे देखा और उसकी आंखें हमेशा के लिए क्लोज हो गई, वो अंधा हो गया। मकॉले ने मिल्टन को नॉबलेस्ट ऑफ मैन कहा था। हैरोल्ड ब्लूम ने 1973 में एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा था द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। ब्लूम कहते हैं प्रीकर्सर पोएट्स जो पहले के पोएट्स थे वो नए राइटर्स पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। मिल्टन या क्लासिकल राइटर्स का प्रभाव नए पोएट्स के वर्क पर पड़ता है जिस वजह से नया वर्क वीक रहता है। तो यहाँ पे एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस से मतलब है राइटर्स को चिंता रहती है कहीं हमारा वर्क पुराने राइटर्स से प्रभावित ना हो, और इस वजह से जब वो लिखते हैं तो उनके वर्क्स में कमियां रह जाती हैं। हैरोल्ड ब्लूम जॉन मिल्टन के बारे में लिखते हैं मिल्टन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश। 19th सेंचुरी में डेविड मैसन ने मिल्टन की बायोग्राफी लिखी थी लाइफ ऑफ मिल्टन, जिसमें वो मिल्टन की तारीफ करते हैं। टी.एस. एलियट मिल्टन की तारीफ करते हैं। उन्होंने एक ऐसे लिखा था अ नोट ऑन द वर्स ऑफ जॉन मिल्टन। एलियट कहते हैं व्हाट ही कुड डू वेल ही डिड बेटर देन एनीवन एल्स। जो कुछ मिल्टन ने लिखा वो औरों से बेहतर था। हैज़ एवर डन जिसको कभी लिखा गया है। एलियट आगे कहते हैं मिल्टन्स पोएट्री कुड ओनली बी एन इन्फ्लुएंस फॉर द वर्स। मिल्टन की पोएट्री का प्रभाव खराब पड़ा है अपॉन एनी पोएट वॉट एवर, किसी भी पोएट पर। जो हैरोल्ड ब्लूम ने एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में कहा था, टी.एस. एलियट भी कहते हैं। टी.एस. एलियट ने जॉन मिल्टन पर जो क्रिटिसिज्म लिखा था उसमें वो कहते हैं मिल्टन ने जो अडॉप्ट करा था ग्रैंड स्टाइल को, उसको अचीव करना इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि जिसकी वजह से आने वाले राइटर्स का जो पोएटिक स्टाइल था वो डिटेरियोरेशन, वो खराब हो गया, बस से बदतर हो गया। डिटेरियोरेशन होता है पतन, खराब। मिल्टन ने अपने वर्क को ग्रैंड स्टाइल में लिखा, लेकिन जो राइटर से बात के उन्होंने मिल्टन को मैच करने की कोशिश करी और वो ऐसा नहीं कर पाए, जिस वजह से आने वाले राइटर्स के वर्क की क्वालिटी खराब हो गई। दोज हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाई इट कैन नॉट मीट इट्स डिमांड। जो कोई भी पोएट मिल्टन से प्रभावित था वो मिल्टन की बराबरी नहीं कर सका, इस वजह से उनके वर्क्स में हमें कमियां मिलती हैं। एलियट कहते हैं इन फैक्ट इट वॉज एन इन्फ्लुएंस अगेंस्ट विच वी स्टिल हैव टू स्ट्रगल।
मिल्टन का इतना ज़्यादा प्रभाव हम पर रहा है कि हमें अभी भी स्ट्रगल करनी पड़ती है मिल्टन के प्रभाव से दूर जाने के लिए। टी.एस. एलियट ने 1921 में एक एस्से लिखा था, द मेटाफिजिकल पोएट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिटरेरी टर्म्स में आपको डिटेल में ये पढ़ाऊंगा। इसमें दो टर्म्स का यूज़ करा था, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। डिसोशिएशन मीन्स होता है डिसकनेक्शन, नाउन है, द एक्शन ऑफ डिसकनेक्टिंग और सेपरेटिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग डिसकनेक्टेड। जब हम किसी से डिसकनेक्टेड हो जाते हैं तो उस स्थिति को डिसोशिएशन कहते हैं। डिवावर, किसी चीज़ को पूरा का पूरा उत्सुकता से खाना। एप्रीहेंशन, वरी अबाउट द फ्यूचर और अ फियर दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन। संशय, भय, चिंता, फ्यूचर के बारे में चिंता होना, डर होना, वो एप्रीहेंशन कहलाता है। मिल्टन ने जो ये टर्म्स दिए हैं, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, अपोजिट हैं एक दूसरे के। मिल्टन क्लेम करते हैं कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे अर्ली 17th सेंचुरी के, एलिजाबेथन और जैकोबियन ड्रामेटिस्ट से, एलियट यहाँ पे बात कर रहे हैं जब मिल्टन ने लिखना शुरू करा था उससे पहले, पजेस्ड अ मैकेनिज्म ऑफ सेंसिबिलिटी, उनके अंदर एक संवेदनशीलता की कार्य प्रणाली थी, विच कुड डिवावर एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे टी.एस. एलियट बात करते हैं कि जो मेटाफिजिकल राइटर्स थे, एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट और जैकोबियन ड्रामेटिस्ट, उन्होंने अपने थॉट को एक्सपीरियंस करा और फिर एक्सप्रेस करा मैकेनिज्म ऑफ सेंसिबिलिटी से। दे एग्जिबिटेड अ डायरेक्ट सेंसुअस एप्रहेंशन ऑफ थॉट एंड फेल्ट दियर थॉट एज इमीडिएटली एज द ऑर्डर ऑफ अ रोज। ये जो राइटर्स थे, इन्होंने अपने जो थॉट थे उनको डायरेक्टली उनको एक्सपीरियंस करा और एक्सप्रेस करा, और ये ऐसे ही था जैसे कि रोज से निकलने वाली एक सुगंध अपने आप उत्पन्न होती थी। ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी थी। टी.एस. एलियट आगे कहते हैं कि 17th सेंचुरी में डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आ गई। डिसोशिएशन मीन्स डिसकनेक्शन, सेपरेशन। ये डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हम इससे अभी भी नहीं निकले हैं। दिस डिसोशिएशन वॉज ग्रेटली एग्रेवेटेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टन एंड ड्राइडन। ये डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दो महान जॉन की वजह से थी, जॉन मिल्टन और जॉन ड्राइडन, क्योंकि इन दोनों राइटर्स ने जो लिखा उसका एक नेगेटिव प्रभाव बाद के राइटर्स पर पड़ा। सिंस द टाइम ऑफ जॉन मिल्टन थॉट हैज़ बीन डिवोर्स्ड फ्रॉम फीलिंग। मेटाफिजिकल पोएट में जो फीलिंग और थॉट होते थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, जबकि मिल्टन के समय में थॉट और ज़्यादा रिफाइन, बारीक हो गए और जो फीलिंग थी वो क्रूड हो गई। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी में थॉट और जो फीलिंग जो थी उनके बीच में यूनिफिकेशन था। थॉट जो होते हैं वो ब्रेन में होते हैं और फीलिंग जो होती है वो हार्ट में होती है। तो जो राइटर्स थे उन्होंने ब्रेन और हार्ट का बहुत ही बढ़िया तरीके से सामंजस्य करा था। लेकिन डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में जो थॉट थे और फीलिंग थी वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई। जो थॉट ब्रेन में उत्पन्न होते हैं और फीलिंग जो हार्ट में उत्पन्न होती हैं, उनके बीच में एक डिसकनेक्शन हो गया। एलियट एग्जाम्पल देते हैं कि जो डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की वजह से जो लैंग्वेज थी वो एलिवेटेड तो हो गई, लेकिन जो इमोशंस थे वो क्रूड होते चले गए, वो खराब होते चले गए। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एग्रेवेट। एग्रेवेट होता है बदतर करना या होना, वर्ब है। मिल्टन और जॉन ड्राइडन के स्टाइल ने आने वाले जो राइटर्स थे उनके स्टाइल को एग्रेवेट, खराब कर दिया, बदतर कर दिया। एलिवेट वर्ब होता है, यहाँ पे मैंने डी लगा दिया गलती से। एलिवेट वर्ब होता है टू मूव समबडी समथिंग टू अ हायर प्लेस, किसी चीज को ऊंचे स्थान पर रखना। जॉन मिल्टन की लैंग्वेज एलिवेटेड थी, ऊंचे दर्जे की थी, लेकिन इमोशन उसमें कमजोर होते चले गए और वो हमें आज भी प्रभावित करते हैं। जो मैंने आज ये आपको टॉपिक बतलाया है ये कंप्लीट है। हमें पढ़ाई ऐसे ही करनी चाहिए जैसे कोई बच्चा अपने मैथ को प्रिपेयर करता है। पहले वो किसी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेता है, उसके बाद में वो कुछ समय बाद में रिवाइज करता है ताकि वो ना भूले। आप भी वही पुराना तरीका अपनाइए। आप इस वीडियो को सुनिएगा ध्यान से, जब आपको लगे कि आप भूल रहे हैं तो आप इसे दोबारा सुनिएगा, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मैं आपकी पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, कोई चार्ज नहीं करूंगा शुरू से लेकर आखिर तक। बस आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई कमी रह गई होगी तो आने वाले वीडियोज़ में मैं पूरा करूँगा।